सुनाई देती थी, उसके बारे में भी आप अपने बेटे को बहुत विस्तार से बताते और ये कहते कि ये याद रखना। तो ये सारी चीजें ये बताती है कि आपका जो कवि हृदय है वो प्रकृति प्रेमी भी है। दुनियादारी से, सामाजिकता से, ये तो हर परिवार में पिता, माँ, बड़े लोग जो हैं अपने बच्चों को सिखाने की एक समझदार कोशिश करते हैं। अपनी तरफ से मैंने भी अपने बेटे, एक बेटा है मेरा, एक बेटी है, बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है, इन लोगों को इस दुनिया के बारे में बताने की कोशिश करता था। आपके पुत्र का ये भी मानना है कि उन्होंने आपकी रचनाओं से आपको कभी भी संतुष्ट होते नहीं देखा। यदि कोई 4 दशक पुरानी कविता आपके सामने रख दी जाए तो आप उसे फिर से परिवर्धित करने के बारे में सोचने लगेंगे। देखिए, कविता जो लिखी जाती है वो किसी समय कविता का कोई कारण बनता है। अपने अनुभवों का लेखा जोखा लेकर बैठते हैं, कविता को लिख देते हैं, लेकिन लिखी हुई कविता के साथ भी कवि का रचनाकार की हैसियत से संबंध समाप्त होता नहीं है। कविता जब तक प्रकाशित नहीं होती तब तक कविता तो अपने ही पास में रहती है जी। वैसे कविता पाठकों के बीच में ही सुरक्षित रहती है, ये मान करके चलना चाहिए। रचनाकार के पास में अपनी लिखी हुई रचना कभी सुरक्षित नहीं होती जो पहले से लिखी गई है। रचनाकार बार बार अपनी कविता, अपनी रचना के साथ में जूझता रहता है। एक जिंदगी आदमी को मिली है और एक जिंदगी का अनुभव आदमी को मिला है। न मालूम कितनी कविताएं लिखी जाती हैं इस एक जिंदगी में, उपन्यास भी लिखे जाते हैं जैसे मैंने लिखे, और भी बातें होती हैं, लेकिन इन सारे लिखे हुए को, सारी रचनाओं को केवल एक जिंदगी की एक ही रचना मानना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। वो तो चूंकि अलग अलग करने के लिए कुछ कारणों से विद्वानों ने जो है उन विधाओं के रूप में उनको अलग अलग कर दिया कि ये कविता लिखी, ये कहानी, ये उपन्यास है, लेकिन एक जिंदगी में आदमी केवल एक ही कृति करता है। जी, आपका ये भी मानना है कि एक अच्छी कविता की सबसे अच्छी आलोचना दूसरी उससे अच्छी कविता को रख देना है। देखिए, रचनाकार जो है अपनी रचना करता है तो अपनी रचना करते समय वो स्वयं भी आलोचक होता है और स्वयं पाठक भी होता है और लिखने वाला भी होता है। बार बार लिखे हुए एक एक शब्द, एक एक वाक्यों पर वो इस तरह से जूझता है कि जो उसकी अधिकतम अभिव्यक्ति है, जो वो कहना चाहता है, उसे कैसे पाए। आप ये मान करके चलिए जैसे शतरंज का खेल होता है जिसमें गोटियां रखी जाती हैं। कवि जो होता है अपनी अभिव्यक्ति को पाने के लिए शब्दों को शतरंज की तरह कागज में बैठाने की कोशिश करता है, और जो उसकी अभिव्यक्ति है वो एक बादशाह की तरह है। वो जी, उसकी किस तरह से घेरेबंदी करनी है ताकि उसे शह दे करके मात दी जाए और ताकि वो अभिव्यक्ति हमारे काबू में आ सके। अगर कहीं रचना में अभिव्यक्ति काबू में आती है तो पाठकों में भी अभिव्यक्ति जो है पहुंचने में आसान होती है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। जी, जाहिर सी बात है, आपको भी कई बार किसी तरह की आलोचना का शिकार होना पड़ा होगा, लेकिन आपके परिवार वालों का ये कहना है कि जब आपकी किसी रचना पर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप मौन रह जाते हैं, उस आलोचना का उत्तर नहीं देते। इसकी वजह ये नहीं होती कि आपके पास उनकी आलोचना का उत्तर नहीं होता, बल्कि आप इसलिए उत्तर नहीं देते क्योंकि आपको लगता है कि इस तरह उत्तर देना कोई रचनात्मक कार्य नहीं है। जी, कोई भी लेखक या रचनाकार आलोचना को पढ़ करके लेखक या रचनाकार हो नहीं सकता। जी, रचनाकार रचना को पढ़ने के बाद रचनाकार होता है। जी, और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि लिखते समय तो एक आलोचक भी बैठा होता है साथ में, एक पाठक भी होता है जो बैठा होता है साथ में, जो बार बार आपको टोकता है और आपके ऊपर इस तरह से होता है कि जैसे आपके सिर पर वो सवार है कि आप कोई गलती ना करें। तो रचना अपने आप में एक ऐसी संरचना होती है जिसमें आपको अपनी आलोचना पर पहले भरोसा करना पड़ता है। जी, अगर आप दूसरे की आलोचना पर भरोसा करते हैं तो आपकी अपने आलोचक पर भरोसा कुछ कमतर होने लगेगा। ये रचनाकार के लिए ठीक नहीं है। बहुत बड़ी बात कही आपने। तो कभी भी आलोचक की तरफ मैंने उस तरह से ध्यान नहीं दिया।
जी। ये जरूर है, ये स्वाभाविक है कि कोई अपने लिखे को अच्छा कह दे तो लिखने वाले को भी ये लगता है कि चलो किसी को अपनी रचना अच्छी तो लगी। पाठक की प्रतिक्रिया कभी नहीं मिलती और आलोचक की भी प्रतिक्रिया कभी कभी पढ़ने को मिलती, कभी कभी नहीं मिलती है। कुछ लोग हैं जो बता देते हैं कि आपके बारे में ऐसा लिखा, तो थोड़ी सी उत्सुकता होती है और फिर उसको खोज करके उस पत्रिका को या उस किताब को पढ़ने की इच्छा होती है। नहीं मिलती है तो नहीं पढ़ते हैं। आपने कुछ समय पहले लिखा था, यद्यपि मेरा बचपन बहुत पीछे चला गया, पर बचपना लगता है बुढ़ापे में भी बचा रहता है। बचपन को याद करना जैसे बचपना है, पर मैं सचमुच बचपना करता हूँ बिना बचपने को याद करते हुए। किस तरह का बचपना करते हैं आप? हम जरूर जानना चाहेंगे और हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे। देखिए, जब एक नवजात शिशु होता है तो उसकी दुनिया फैंटेसी से भरी होती है जी। यथार्थ उसके पास में कुछ भी नहीं होता। तो बच्चों की फैंटेसी को पाने के लिए यथार्थ से अपने को दूर करना होता है। तो कुछ भी करना, जैसे बच्चे उछलते हैं, कूदते हैं, जैसे बच्चे गिर पड़ते हैं, उठ जाते हैं, चलने लग जाते हैं, अपने अकेलेपन में इस तरह की पूरी स्वतंत्रता मिलती है जी। ज्यादातर अपने अकेलेपन में मुझे उस तरह का बचपना अच्छा लगता है। घर में एक 8 साल की पोती है, उसके साथ मैं जब तक अपने बचपने के साथ न मिलूं उसे मेरा साथ अच्छा नहीं लगता। इसमें अपना सुख है जी, अलग सुख है। हाँ, इसमें बहुत सुख है। आप अपने आप को मूल रूप से कवि मानते हैं, कहानीकार मानते हैं, उपन्यासकार मानते हैं, क्या मानते हैं? मैंने लिखने की शुरुआत तो कविता से की और किसी भी लेखक के लिए कविता से शुरुआत करना कठिन काम माना जाता है, लेकिन बचपन से कविता सबको आकर्षित करती है। जी। कविता का आकर्षण ज्यादा होता है बजाय गद्य के। लेकिन एक चीज है, गद्य जो होती है वो एक प्रकार की खनन प्रक्रिया होती है। गद्य लिखते समय अगर आप गहराई में जाते हैं तो वहां आपको कविता मिलती है। गद्य लिख करके कविता को पाना ज्यादा आसान है और सीधे कविता लिखना ज्यादा कठिन काम होता है। तो शुरुआत में मैंने कविताएं लिखी। मेरे परिवार का ये वातावरण था। मेरे सारे बड़े भाई कविता लिखने का काम किया करते थे, उन लोगों ने छोड़ दिया, मैं लगातार लिखता रहा। तो जब मैंने कविताएं लिखनी शुरू की, मुक्तिबोध जी ने जब तक मेरी लिखी हुई कविताओं को देखकर दिल्ली में कृति के संपादक श्रीकांत वर्मा को नहीं भेजी कि मैं ये था, जब कविता छपी तो मेरी उम्र रही होगी करीब 19-20 वर्ष की रही होगी। बहुत कम थी उस समय भी, या उससे 1 आध साल और ज्यादा हो, शायद 21 वर्ष हो, ऐसा कुछ हो। जी। लेकिन अपनी युवावस्था में भी इतनी गहरी सोच, ये तो पूत के पांव पालने में नजर आने वाली बात है। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, मुक्तिबोध जी को कविताएं अच्छी लगी थी। और अगर आप इस तरह से भी सोचें कि लिखने की शुरुआत के दिनों में ही कविता की दुनिया में प्रवेश करने के लिए मुझको कविता की दुनिया में खड़े हुए सबसे पहले मुक्तिबोध जी मिले और उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के उस कविता की दुनिया में शामिल कर लिया। और इस तरह का शामिल होना एक घरेलू शामिल होना था ये जी। तो कविता लिखना मेरे लिए एक घरेलू काम जैसा ही है जी। आपके उपन्यासों की बात यदि हम करें, जैसे नौकर के कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। एक तो इनके शीर्षक बहुत सरल हैं, दूसरे ये सारे विषय जीवन के इर्द गिर्द के हैं। आपके पास तो शब्दों का विशाल भंडार है, आप कोई भी सांकेतिक या गूढ़ अर्थ वाले शीर्षक भी दे सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। इसकी कोई खास वजह? पद्मजा जी, अगर कहीं इसकी कोई वजह हो भी सकती है जी, तो जो आपने ये कहा कि मेरे पास शब्दों का भंडार है, तो मेरे पास शब्दों का भंडार नहीं है। पर आपकी रचनाओं से तो ऐसा लगता है पढ़कर। मेरे जो शब्द हैं वो तो आपस की, अपने परिवार में बातचीत करने के शब्द हैं। छुटपन से जिसको बोल करके मैंने अभिव्यक्ति पाई। मैंने अपनी माँ से बात की, सुख दुख की बात की, अपने भाइयों से बात की, अपनी बहनों से बात की, अपने मित्रों दोस्तों से जो शुरुआत के दिनों में जो बनते गए उनसे बात की। मेरी भाषा जो है ये मान करके चलिए उसी तरह की भाषा है जैसे घर में लगे हुए बिही का फल होता है कि जब पाए तब
देखा पक गया है तो तोड़ करके खा लिया, या सड़क पर चलते हुए कोई बेरी की झाड़ी मिल गई, उसमें कोई पका हुआ बेर मिल गया तो उसको खा लिया। अत्यंत सामान्य शब्दों से मेरी भाषा है। मैंने कभी भी किसी कठिन शब्द का उपयोग नहीं किया। मेरी रचना को पढ़ने के लिए कोई डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बात केवल आपके उपन्यासों की नहीं है, आपके काव्य संग्रह की भी यदि हम बात करें तो उनके शीर्षक भी बिल्कुल बोलचाल की भाषा में हैं, पर जो कविताएं हैं वो अर्थ प्रधान हैं, और अगर आदमी उसको पढ़ता है तो शायद वो चिंतन के लिए विवश भी हो जाता है उन कविताओं को पढ़कर। जैसे आपके काव्य संग्रह हैं, वो आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। जी हाँ पद्मजा जी। कविता से लंबी कविता जी, अतिरिक्त नहीं जी, सब कुछ होना बचा रहेगा, आकाश धरती को खटखटाता है। तो इस तरह की जो आपके काव्य संग्रह हैं, सभी की भाषा बड़ी सरल है। जी। शीर्षक देना मेरे लिए बहुत कठिन काम है। शीर्षक देना नाम देना होता है, और मैंने अपने बच्चों के नाम नहीं दिए, सिर्फ अपनी बेटी का मैंने नाम रखा। 5 साल तक अपनी बेटी का नाम मैंने तय नहीं किया था, और अपनी पत्नी को भी तय करने नहीं दिया था। प्यार से जो उसे पुकारते थे, कई नामों से पुकारते थे, उसी नाम से पुकारते रहे। मेरी बेटी का जब स्कूल में एडमिशन कराने का मौका आया, बहुत मुश्किल थी उस समय भी, बच्चों को अच्छे स्कूल में भर्ती करना बहुत कठिन काम था, लेकिन मेरी बेटी को एडमिशन मिल रहा था उस स्कूल में। तो मुझसे पूछा गया कि आपकी बेटी का नाम क्या है, तो हम लोगों ने तो नाम कोई तय किया नहीं था, कुछ भी बोला करते थे। तो उसने कहा आप क्या विचार कर रहे हैं? तो मैंने कहा मेरी बेटी का नाम विचार दर्शनी रख लीजिए। जी। घर आकर के जब मैंने घर वालों को बताया तो किसी को मेरा रखा हुआ नाम पसंद नहीं आया। मेरी बेटी तो काफी बड़ी हो गई, शादी हो जाने के बाद में भी कभी कभी वो यह महसूस करती कि उसका नाम अच्छा नहीं रखा गया, लेकिन अब उसे लगता है कि उसका नाम अच्छा नाम है। जी। तो जो मेरी कविताओं के भी जो नाम हैं, जैसे वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, ये बहुत लंबा नाम है जी, और ये कविता की पहली पंक्ति है, और यह नाम अशोक वाजपेयी ने दिया। उन्होंने समय देकर मेरी कविताओं को इकट्ठा किया, संग्रह बनाया और उसका नाम दिया। तो नाम देना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। देखिए शीर्षक जो है आप देखेंगी वो कविता से कुछ थोड़ी सी ऊपर जो है बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है जी। तो शीर्षक जो है वो एक कविता के शब्दों में उस तरह से शामिल नहीं होता है। लेकिन जैसा हम लोगों ने अपने पढ़ाई के दौरान में, जैसे हम प्राध्यापक जो हमको पढ़ाते थे वो इस तरह से पढ़ाते थे कि शीर्षक के अनुसार कविता के अर्थ को घटाने की कोशिश की जाती थी। वो सोचते थे कि शीर्षक कविता के अर्थ को समेटता है ये, लेकिन शीर्षक जो है अर्थ को सीमित करता है। कविता के साथ वो शामिल उसको नहीं करना चाहिए। वो एक कटे हुए सिर की तरह ऊपर रहता है, कविता के साथ में शामिल नहीं है। वो जो शीर्षक जो होता है, शीर्षक को एक ढक्कन की तरह मानना चाहिए, कविता के ढक्कन की तरह मानना चाहिए। ये कविता के अर्थ को, कविता को बंद कर देता है। अगर शीर्षक कविता में हो तो वो बंद कविता होगी। कविता को खुली होना चाहिए, शीर्षक से बांधना नहीं चाहिए। ये भी एक कारण है कि मैंने शीर्षक नहीं दिए। एक नई सोच बांटी है आपने हमारे श्रोताओं के साथ, और अब लग रहा है कि कुछ लोगों का ये मानना कि आपके खून में विचार संचरण करते हैं, बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति कभी भी विचार शून्य नहीं होता। अगर कहीं विचार शून्य कोई होता है तो उसे मृत मान लेना चाहिए। सबके अपने विचार होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में परिवार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और जहाँ तक व्यक्ति की जीवन यात्रा की बात है तो अनेक रुकावटें भी आती हैं, खुशियां भी आती हैं और बहुत सारे अच्छे पल भी आते हैं। तो इस जीवन यात्रा में, इसमें हम आपकी साहित्यिक यात्रा को भी जोड़ते हैं, आपके परिवार का क्या सहयोग रहा? मैंने शादी कुछ देर से की। शादी का संबंध तो सीधे सीधे, चूंकि मैं संयुक्त परिवार में था, बचपन में मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। सबसे छोटे चाचा के संरक्षण में मैं पला बढ़ा। ये तो जीवन यात्रा उनके सहारे चली। जब कुछ ऐसा लगने लगा कि अपने सहारे भी ये यात्रा शुरू हो गई है, और नौकरी वोकरी लगने के बाद मेरी शादी हुई। एक बेटा एक बेटी है। लेकिन शादी के पहले भी मेरी 2 कहानियां प्रकाशित जो हो चुकी थीं, उसे मेरी पत्नी ने पहले पढ़ा था, उसे याद थी यह बात।
लेकिन उस तरह से शायद उसको याद ना रहा हो कि मैं वही हूं। वो तो बाद में पता चला कि मैं वही हूं। तो मेरे वही होने को उसने सारी जिंदगी अभी तक बचाया है कि मैं वही हूं, और मेरे लेखक को बचाने में उसका भी हाथ है। मेरी बेटी तो ब्याह होकर के चली गई, मेरा बेटा मेरे साथ में है। मेरी समकालीनता को इस उम्र में भी बचाए रखने में मेरा बेटा सक्रिय है। नहीं तो मैं कब का सोचता कि कहीं बैठ जाऊं, थक गया, लेकिन उसने मुझे इस तरह से बैठने नहीं दिया। कम से कम लिखने पढ़ने से तो बैठने नहीं दिया। तो परिवार मेरे साथ में है। जी, आपको अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें भारत सरकार के। मुझे सबसे पीछे बैठना अच्छा लगता है, मंच में बैठना कभी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिन लोगों को मंच में बैठना है उनको मंच में बैठे हुए देखना तो अच्छा लगता है। पुरस्कार के साथ में भी इसी तरह का संकोच रहा। जो सबसे पहला पुरस्कार मिला मुक्तिबोध पुरस्कार था शासन का। तब मेरे छोटे चाचा, जिनके संरक्षण में मैं पला बढ़ा था, उस वक्त वो कैबिनेट मंत्री थे। ऐसी स्थिति में मुझे ये पुरस्कार लेना उचित नहीं लगा, मैंने उसको इनकार कर दिया। बाद के पुरस्कारों के साथ में भी कुछ संकोच रहा। फिर मैंने ये तय किया कि ये पुरस्कार तो जूरी मेंबर तय करते हैं, जिसमें सारे बड़े साहित्यकार लोग शामिल होते हैं। जी। मेरे पुरस्कारों में नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, निर्मल वर्मा, त्रिलोचन, ये सारे लोग शामिल होते थे। जी। किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में। तो फिर मुझे संकोच होने लगा, दूसरी तरह का संकोच होने लगा, और मैंने फिर पुरस्कार को लेना शुरू कर दिया। लेकिन पद्मजा जी, पुरस्कार जो है किसी भी लेखक को बड़ा नहीं बनाता। आपकी रचनाओं पर बनी फिल्में केरल और वेनिस जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चर्चित भी हुई और पुरस्कृत भी हुई। नौकर की कमीज पर फिल्म बनी। जी। मणिकौल एक बहुत बड़े जी निर्देशक हैं। जिस दिन से उनके हाथ में ये पुस्तक पड़ी होगी उसी दिन से बनाने की कोशिश कर रहे थे। नीदरलैंड के प्रोडक्शन से बनी ये फिल्म, और ये दिखाई भी गई पहली बार यूरोप में, फिर उसके बाद भारत में दिखाई दी गई। और फिल्म की जो नायिका थी दिल्ली की थी। मणिकौल ने मेरी पत्नी को जानने, मेरे परिवार को जानने, फिल्म की जो नायिका थी को मेरे घर भेज दिया, जो हम लोगों के साथ हफ्ते 10 दिन तक रही। तो उसने सब हम लोगों का रहन सहन देखा, सब कुछ देखा। मेरे बताने का मतलब ये कि मणिकौल की फिल्म बनाने की प्रतिक्रिया बहुत अद्भुत किस्म की थी। विनोद कुमार शुक्ल जी, आज आप स्टूडियो में आए और आपने अपने जीवन के जो अनुभव हैं वो हमारे श्रोताओं से बांटे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।